हेलो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज यह प्रीवियस ईयर सेट होने वाला है जो एआर मुंबई 2023 में पूछा गया था, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस है। पेपर बहुत ही इजी आए थे और कट ऑफ भी इसका हाई चला गया था। तो आप लोग भी वीडियो को पूरा देखना, 50 के 50 क्वेश्चन सोल्यूशन करना। और 50 में से आपके कितने बन रहे हैं, 45 बन रहा है, 48 बन रहा है, 49 बन रहा है, आप लास्ट में अपना स्कोर कार्ड जरूर कमेंट करना। इससे मैं आपको बता दूंगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है, कितनी मेहनत की ज़रूरत है। मेरे पास जो पीडीएफ था एआर मुंबई के पूछा गया, तो उसके ऑप्शंस में जो है सही ऑप्शंस में टिक लग रखे थे। तो इससे क्या है कि आपको पता नहीं चल पाता कि आप कितने क्वेश्चन जानते थे ऑप्शन देखकर, बिकॉज आपको तो आंसर सही पहले से ही दिख जाता। तो मैंने टोटल 50 क्वेश्चन जो है टाइप करवा लिया है, देख रहे हो आप, जिसमें सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, भास्कराचार्य, माधवाचार्य। तो भारत के चारों कोनों में जो है मठों की स्थापना शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। अगर शंकराचार्य का दूसरा नाम जो है आदि शंकराचार्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। एक और क्वेश्चन आता है कि हिंदू धर्म में मठों की परंपरा लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये भी जो है शंकराचार्य को दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास और लाला हरदयाल। तो मैं बता दूं कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की नींव जो है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने रखी थी। इससे और क्वेश्चन आता है कि कब और कहाँ रखा गया था इसका जो नींव जो है, कब और कहाँ रखा गया था? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की नींव जो है 1905 ईस्वी में पुणे पुणे महाराष्ट्र में रखा गया था। इससे जो ऑप्शन बाय ऑप्शन जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको साइड से नोट करते रहो। और इसकी जो है नींव रखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक और क्वेश्चन बनता है कि इसकी नींव रखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, भारत की में जो है जितने भी विभिन्न जाति के लोग या विभिन्न जाति के लोगों को जो है एक साथ करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि तीसरा क्वेश्चन है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तीव्र गति से होता शहरीकरण, जानवरों द्वारा अत्यधिक मात्रा में चढ़ने का कारण, पेड़ों के काटने के कारण, या इनमें से सभी? तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण जो इस ऑप्शन जो है इनमें से सभी। इनके रोकने का उपाय, एक क्वेश्चन और आता है, मृदा अपरदन के रोकने का उपाय बताओ। तो इसका जो उपाय है, सबसे ज़्यादा आप क्या करो, पेड़ लगाओ, नदी में बांध बनाओ, बिकॉज जब भी नदी में बाढ़ आता है तो बहुत सारी मिट्टी को जो है अपने साथ ढो के ले जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मेघना, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी सांगपो, ऑप्शन डी जमुना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जो है मेघना के नाम से जाना जाता है। नदी से रिलेटेड क्वेश्चन एक ज़्यादातर आता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? खेल मंत्रालय, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मानव विकास संस्थान मंत्रालय। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जावरी पर्वतीय स्थल किस राज्य में है? जावरी पर्वतीय स्थल किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो जावरी पर्वतीय स्थल जो है तमिलनाडु में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो दिलवारा मंदिर जो है हमारे जैन धर्म से संबंधित है। एक ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दिलवारा मंदिर है कहाँ? तो दिलवारा मंदिर जो है राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ये आप नोट कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव, मीरा कुमार, बुला चौधरी, राजकुमारी, अमृत कौर। तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है वो मीरा कुमार थी। एक और क्वेश्चन बनता है कि 7 समुद्र पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो ये था बुला चौधरी। एक और क्वेश्चन, भारत की सबसे पहली महिला केंद्रीय मंत्री। तो आप क्वेश्चन याद कर लेना, भारत की पहली केंद्रीय मंत्री जो है राजकुमारी। क्वेश्चन नंबर 9 है, टोडा जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? राजस्थान, तमिलनाडु, अरुणाचल, मध्य प्रदेश। तो टोडा जनजाति के लोग जो है तमिलनाडु में
निवास करते हैं। और तमिलनाडु में जो है एक नीलगिरी पठार है, तो सबसे ज़्यादा जनजाति टोडा जो है नीलगिरी पठार पे ही निवास करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रांस का पहला राजा कौन था? लुई 14वां, नेपोलियन बोनापार्ट, कार्ल मार्क्स, लुई 16वां। तो फ्रांस का पहला राजा जो था नेपोलियन बोनापार्ट था। इसे जो है सबसे पहले 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, APJ अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, मुल्कराज आनंद। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है APJ अब्दुल कलाम है। एक और क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो उसके लेखक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, नॉर्मन ई बोरलॉग, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में बंदे हमेशा ऑप्शन के चक्कर में या फिर बोलूँ तो कन्फ्यूजन के चक्कर में गलत कर जाते हैं। तो अगर जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। पर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उस समय जो उसका आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन होगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चल क्वेश्चन नंबर 13, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये क्वेश्चन का भी जो है ज़्यादातर बंदे एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आए थे, वो भी कन्फ्यूजन के कारण, क्योंकि उस समय जो है केरल था, पर केरल था नहीं, पहले जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल था। पर अब जो है अभी जो भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक बन गया है, जिस कारण बहुत सारे बंदे जो है केरल मार के आ गए थे, जिस कारण उसका जो है 2 नंबर माइनस चले गए थे, प्लस में एक नेगेटिव भी चला गया था 0.5। तो ऐसा गलती नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, LOC का पूर्ण रूप क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कमांड, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लोकेशन ऑफ कंट्रोल। तो LOC का जो पूर्ण रूप है लाइन ऑफ कंट्रोल है। अगला क्वेश्चन, प्रदीप कुमार बनर्जी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है बेसबॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी। तो प्रदीप कुमार बनर्जी का संबंध जो है फुटबॉल से है, ऑप्शन नंबर C। तो फाइनली हमारे जीके के 15 क्वेश्चन खत्म हुए। अब चलते हैं सेक्शन B की तरफ, जिसमें साइंस के 15 क्वेश्चन है। तो चलते हैं 16वां क्वेश्चन जो सबसे पहले है। पूछा गया है कि 295 केल्विन तापमान कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो ये फ़ारेनहाइट से केल्विन से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस या केल्विन से सेल्सियस बदलने के लिए एक फार्मूला होता है जो आप सभी नोट कर लेना। मैं आपको फार्मूला नोट करवा देता हूँ। CY5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। तो जब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बनाना हो तो ये और ये फार्मूला यूज़ करेंगे, जब सेल्सियस को केल्विन में बनाना हो तो ये दोनों, यानी तीनों में रिलेशन है। तो इसमें पूछा गया है कि केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, तो इसमें हम पहला और तीसरा रिलेशन यूज करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, जब केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए बोला है, यानी F-32/9 F-32/9 बराबर K-273/5। तो F रह जाएगा -32/9 बराबर K का मान हमारा दे रखा है 295। 295 में से 273 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 22, यानी 22/5। तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई पहले से जानते हैं, इसमें करते हैं। तो 22 × 9 करेंगे और 5F - 32 बराबर 22 × 9 होता है हमारा 198। सॉरी 5 का गुना 32 से भी करेंगे तो ये हो जाएगा 160। 5F - 160 बराबर 198। 5F बराबर हो जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा प्लस 198 प्लस 160। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ले दे के जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C आएगा, 71.33 फ़ारेनहाइट आएगा। तो आप सोल्यूशन कर लेना और फार्मूला नोट कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो 17 नंबर क्वेश्चन है। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। इन्वर्टर जो है परिवर्तित करता है DC को AC में, DC को DC में, AC को DC में, या फिर AC को AC में। DC मतलब डायरेक्ट करंट और AC मतलब अल्टरनेट करंट। तो इन्वर्टर जो है
ये आपका चेंज करता है डीसी को एसी में। ऑप्शन नंबर क्या है, डीसी को एसी, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में चेंज करता है। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, डायनमो। डायनमो जो है किसको किस में चेंज करता है, तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मतलब चेंज करता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनमो की खोज किसने की थी। डायनमो का खोज माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। और कब की थी ये भी पूछा जाता है, तो 1831 में किया था। यानी इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोटेशियम कार्बोनेट का अन्य नाम क्या है। बेकिंग पाउडर, सोडा, सिरका, पोटास। तो पोटेशियम कार्बोनेट का जो अन्य नाम जो है वो ऑप्शन नंबर बी पोटास है। और पोटास का फार्मूला अगर पूछ दिया जाए या फिर पोटेशियम कार्बोनेट का फार्मूला पूछ दिया जाए तो K2CO3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19। खारे पानी की शुद्धता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है फैदोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सैलिनोमीटर या पीएच मीटर। तो खारे पानी की शुद्धता मापने के लिए जो है सैलिनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। एक ऑप्शन से क्वेश्चन बनता है, ये भी पूछा जाता है कि फैदोमीटर क्या मापता है। तो फैदोमीटर जो है महासागर की गहराई मापती है, महासागर की गहराई मापती है। और इससे एक और क्वेश्चन और वाई ऑप्शन ही क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है छोटी धारा, बोले तो गैल्वेनोमीटर छोटी धारा मापने के लिए यानी स्मॉल करंट मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक होता है पीएच मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, पीएच मीटर। पीएच मीटर जो है द्रवों की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता चेक करता है। एक चीज़ और पूछा जाता है कि पीएच मान कैसे पता करें। अगर पीएच मान अगर अम्लीय होगा तो इसका पीएच मान जो होगा 7 से कम होगा, अगर 7 होगा तो उदासीन होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। डायक्टिलोग्राफी किसका अध्ययन है, कार्बन डेटिंग, फोरेंसिक, लिखावट या फिंगरप्रिंट। तो डायलेक्टोग्राफी जो है फिंगरप्रिंट का अध्ययन है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बन डेटिंग से किसका पता लगाया जाता है। तो कार्बन डेटिंग से जो है जीवाश्म या पुरातात्विक संबंधी जो चीज़ होता है या फिर बहुत जो पुराना होता है पुरातत्व संबंधी चीज़ या फिर जीवाश्म वगैरह, तो इसका प्रयोग मतलब आयु का पता लगाने के लिए जो है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णों को क्या कहते हैं, फाइकोक्वालिन, जेंथोफिल, कैरोटीन या क्लोरोफिल। तो पत्तियों में मौजूद जो हरे रंग का वर्णक होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। कैरोटीन, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कैरोटीन, सबसे ज़्यादा कैरोटीन किसमें पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कैरोटीन जो है हमारे गाजर में पाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है, चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा या कोल। तो कार्बन का जो सबसे कठोर रूप है ऑप्शन नंबर सी हीरा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या नाइट्रोजन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन होता है एक, इसका फार्मूला होता है CH4। इसकी वृद्धि के कारण जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, जिसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। लेंस किससे बनता है, कोबाल्ट ग्लास, फ्लिंट ग्लास, पायरेक्स ग्लास या फिर सामान्य ग्लास। तो लेंस जो है हमारे ऑप्शन नंबर बी फ्लिंट ग्लास से बनता है। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है कि लेंस कितने प्रकार का होता है। तो लेंस जो है 2 टाइप का होता है, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के आँख में कौन सा लेंस लगा होता है। तो मनुष्य के आँख में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग उत्तल लेंस लगा होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 25। चाय का वनस्पतिक नाम क्या है, टिटिकम एस्टिवम, मेंजिफेरा इंडिका, कैमेलिया सिनेसिस या फिर पावोक्रिस्टस। तो चाय का जो वनस्पतिक नाम है वो हमारा कैमेलिया सिनेसिस है। जब वनस्पतिक नाम की बात आती है तो इसमें एक और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आम का वनस्पतिक नाम क्या है। तो आम का वनस्पतिक नाम जो होता है मेंजिफेरा इंडिका होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है गेहूं का वनस्पतिक नाम। तो हमारे ऑप्शन में इसका नाम लिखा हुआ है, गेहूं का वनस्पतिक नाम जो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, यानी गेहूं का हो गया ऑप्शन नंबर ए। आम का पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी। और एक होता है पावोक्रिस्टस। पावोक्रिस्टस जो है हमारा मोर का वनस्पतिक नाम है, यानी पावोक्रिस्टस जो है मोर का वनस्पतिक नाम। बाय ऑप्शन जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप इसको जरूर नोट करना, बिकॉज इसमें इस एग्जाम में जो है चाय से रिलेटेड पूछा गया था, तो हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपका गेहूं का पूछ दे, आम का पूछ दे या फिर मोर का पूछ दे। तो चाय का वनस्पतिक नाम जो हो गया हमारा कैमेलिया सिनेसिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है, मस्तिष्क के इलाज में, हृदय दुर्बलता के इलाज में या गुर्दे की निर्बलता के इलाज में, या इनमें से कोई नहीं। तो डायलिसिस का उपयोग जो है ऑप्शन नंबर सी गुर्दे की इलाज में किया जाता है, या फिर गुर्दा कमजोर हो जाने के कारण में इस वजह डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। विल्केनाइट रबर की खोज किसने किया था, रॉबर्ट विलियम थॉमस, चार्ल्स गुडियर, मैकमिलन या जॉन वाइट डनलप। एक क्वेश्चन आपकी खोज से पक्का आएगा, जैसे इसमें रबर से पूछ दिया तो अगले में आपका इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो आ सकता है। तो विल्केनाइट रबर की खोज जो है हमारे ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स गुडियर ने की थी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ईजी क्वेश्चन है। ध्वनि की चाल सबसे तेज किस में होती है? वायु, जल, निर्वात या लोहा? तो ध्वनि की चाल जो सबसे ज़्यादा होती है वो हमारी ठोस में होती है। तो इस बाई ऑप्शन में जो है सबसे ज़्यादा ठोस हमारा लोहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछ दे कि लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है या फिर कितना मीटर पर सेकंड होता है, तो लोहा में जो है ध्वनि की चाल 5950 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि हवा में ध्वनि की चाल कितना मीटर पर सेकंड होता है, तो ये हो जाता है 344 मीटर पर सेकंड होता है। और ये हो गया लोहा का पता चल गया, जल का पता चल गया। एक क्वेश्चन पे आता है हवा का पता चल गया, वायु का पता चल गया, एक होता है जल में। तो जल में जो है ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होता है। चलते हैं अगले। तो साइंस का हमारा ये रहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अस्थायी निकायों के नियमों की खोज किसने की थी? एली वाटरमैन, हेनरिक हर्ट्ज, आर्किमिडीज, न्यूटन। तो अस्थायी निकाय या फिर इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसकी जो खोज की थी आर्किमिडीज ने की थी, ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज। और साइंस का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो बंदूक से छोड़ी गई गोली में जो होती है गतिज ऊर्जा होती है। एक होता है घड़ी में संचित ऊर्जा, वो कौन सी ऊर्जा होती है? तो घड़ी में संचित ऊर्जा जो होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी इसका जो आंसर हमारा हो गया, बंदूक से छोड़ी गई गोली में ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा होती है। अब हमारे जीके के 15 क्वेश्चन और साइंस के 15 क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन खत्म हुए। अब हमारे सेक्शन सी के अंतर्गत जो है मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है, यदि भुजाओं का अनुपात 12, 13 और 15 है तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की परिधि क्या होती है? त्रिभुज की परिधि होती है तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज की परिधि बराबर जो है दे रखा है हमारा 600 मीटर, और त्रिभुज की परिधि जो है तीनों भुजाओं का योग। तो 12, 13 और 15, 12 प्लस 13 प्लस 15 बराबर हो जाएगा 600। यानी तीनों को ऐड करेंगे तो 5 3 8 2 10 का 0, हाथ में 1 1 2 3 1 4, यानी 40 बराबर हो जाएगा 600। 12x प्लस 13x प्लस 15x मान लो, तो 40x बराबर 600। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 4 से 15, यानी हमारी जो x की वैल्यू आ गई 15। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे लंबी भुजा। तो 12, 13 और 15 में सबसे लंबी जो हो गई हमारी 15। तो 15 का 15 से गुना करेंगे तो 225, यानी सबसे लंबी भुजा जो हो गई 225। ऑप्शन नंबर पर डी। समझ में आ गया होगा। ये थोड़ी लिख नहीं पा रहा हूँ जिस कारण ये ठीक से सॉल्व नहीं हो पा रही, आप बस समझ जाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 332 रुपये में एक घड़ी खरीदता है और उसे 400 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होता है? यानी हमारा यहाँ पे जो है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी जो हमारा हो गया 320 रुपया और 400 रुपये में बेच दिया, यानी एसपी सेलिंग प्राइस जो हमारा हो गया 400। यानी 320 रुपये में खरीदा और 400 में बेचा, तो उसका बोल रहा है लाभ या हानि प्रतिशत। यहाँ पे हमारा जो है लाभ हुआ है 80 रुपया। कितना रुपया? तो हमारा लाभ हुआ है, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत का एक फार्मूला होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो यहाँ पे हमारा लाभ हो गया कितना 80 रुपया, क्रय मूल्य कितना हो गया 320 और परसेंटेज के लिए 100। तो 8 से 8 चौक 32, 4 से 25 बार में यानी 25%। तो उसको जो है इसमें क्रय विक्रय में जो है टोटल 25% का लाभ हुआ। क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं मैथ्स के क्या ऑल क्वेश्चन इजी ही थे इस सेट के। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। 1500 प्लस 600 का 30% कितना होगा? 1500 प्लस 600 यानी 2100 का 30% निकालेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म और 21 दिया 63, यानी 630। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। तो परमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है हमेशा एक पूर्णांक होता है, हमेशा एक परमेय होता है, हमेशा एक अपरमेय होता है, कभी परमेय कभी अपरमेय। तो परमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा एक अपरिमेय होता है। परमेय और अपरमेय आप समझते होंगे, जो पी वाई क्यू के रूप में होगा वो परमेय होगा, जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं होगा वो अपरमेय होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 5, 25, 125, यानी इसका जो है अगली संख्या पूछ रहा है। तो इसमें क्या किया है, 5 का गुना 5 मतलब 5 का गुना 5 से 5 25, 25 का फिर 5 से 125, फिर 125 का गुना जब हम 5 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625। ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर
36 की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन है, ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये क्वेश्चन हमारे टाइम एंड वर्क से पूछा गया है। तो इसका एक नॉर्मल तरीका होता है, जैसे ए किसी काम को जो है 8 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो दोनों का जो है एलसीएम लेते हैं। 8 और 24 का एलसीएम जब लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 24। तो 8 से 24 से भाग देंगे यानी 8 3 24। 8 यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करता है। उसी प्रकार बी 24 में 24 से भाग देंगे तो वो एक बार में कर जाएगा, यानी बी जो है एक दिन में एक ही काम करता है। तो वो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क मेरा हो गया 24 और दोनों मिलकर पूछ रहा है, तो ये एक दिन में 3 काम करता है और ये एक दिन में 1 काम करता है, यानी एक दिन में देखा जाए टोटल तो 4 काम होता है। तो 4 से 24 से भाग देंगे तो 4 छक 24, यानी दोनों मिलकर जो है 6 दिन में हमारा काम कंप्लीट कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, जो पूछा गया है एज से हमारा क्वेश्चन है ये। आप देख रहे हो कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इजी पूछा गया है, इसी चक्कर में जो है कट ऑफ कुछ हाई चला गया था। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि पहले 6 लड़कों की आयु का औसत 19.5 वर्ष है, तो 7वें लड़के की आयु कितनी वर्ष होगी। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि औसत बराबर होता है औसत बराबर योग बटा संख्या। तो ये यहाँ मेरा जो है औसत दे रखा है और संख्या दे रखा है, यानी यहाँ पे योग निकालेंगे। यानी देखा जाए तो 7 लड़कों की औसत आयु जो है कितना दे रखा है 20 वर्ष। 20 गुने 7 यानी हमारा यहाँ पे योग जो हो गया 140 हो गया। उसी प्रकार बोला 6 लड़कों की औसत आयु का औसत 19.5 है, यानी 6 लड़कों का औसत आयु जो 19.5 है। फिर इसका संख्या से गुना करेंगे यानी 6 से, तो इसका औसत हो जाएगा, यानी इसका गुना करेंगे तो 117 आएगा। तो पूछा गया है कि 7वें लड़कों की आयु, यानी 7 लड़कों की आयु जो है 140 है और क्या योग 7 लड़कों की औसत आयु को 140 और 6 लड़कों की औसत आयु का 117। तो हमसे पूछ रहा है कि 7वां लड़का, यानी 7 में से 6 यानी माइनस कर देंगे एक, तो वो हमारा 7वां लड़का का आयु निकल जाएगा, यानी 140 माइनस 117 करेंगे तो 10 में से 7 गया 3, 3 में से गया 2, ये कट गया यानी 23 वर्ष। तो हमारा जो 7वां लड़का का आयु जो होगा वो 23 वर्ष होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें 23 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप ये मेरे लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग कैलकुलेशन कर लेना या फिर बस समझ जाना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और कोई दिक्कत हो तो आप खुद से कैलकुलेशन कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी संभावना क्या है। तो उसकी संभावना हो जाएगी 1, 1/2, 0 या 1/4। तो अगर कोई घटना नहीं हो सकता है तो उसकी संभावना क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर। इसी प्रकार जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्का में हेड या टेल आने की प्रवृत्ति क्या होती है, तो उसमें एक संभावना होती है, तो उसमें जो है 1, 2, 2, 4 तक की संभावना आ सकती है। पर इसमें पूछ रहा है कि कोई घटना घटित नहीं हो सकती, उसकी संभावना क्या होगी, तो 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 10% 20% का क्रमिक बटा ज्ञात करें। तो हमारा डिस्काउंट से क्वेश्चन आ गया, छूट से। तो बोल रहा है 10% और 20% का क्रमिक बटा। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर एक आता है, हर एक सेट में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्रमिक बटा ज्ञात करने के लिए आप मान लो सीपी जो है किसी चीज़ का जिस पे छूट दिया गया है वो मान लो आपका 100 है, और छूट हमेशा जो होता है 100 माइनस माइनस होता है, 100 में से कम किया था। जैसे कोई 100 रुपये का सामान है उसमें 10% का छूट दिया, तो 100 में से 100 का 10% हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो यानी 10। तो 100 में से 10 जाएगा तो 10% छूट दिया तो 90/100। इसी प्रकार 20% छूट देंगे तो 80/100। तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये जीरो 2 जीरो से ये जीरो खत्म, यानी 72। तो आप अब देखो बंदे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 72% आंसर आया, फटाक से ऑप्शन ए टिक कर देते हैं, जबकि गलत है। यहाँ पे जो मेरा जो सीपी 100 था उसमें से मैंने 72 रुपया जो है मैं दिया, यानी इसको डिस्काउंट कितना दिया, यहाँ पे बट्टा पूछ रहा है तो 100 में से 72 जो घटाएंगे यानी 28%। तो इसका ऑप्शन जो है सी राइट होगा। तो इसी चक्कर में बंदे जो है जल्दी जल्दी के चक्कर में या फिर नहीं पढ़े रहने के कारण या फिर कन्फ्यूजन के चक्कर में जैसे ही ऑप्शन दिखा 72%, ऑप्शन ए क्लियर कर टिक करके आ जाते हैं और बाद में पता चलता है अरे यार ये तो गलत हो गया। तो बंदे पॉइंट नंबर से ही बहुत पीछे चले जाते हैं, तो ये तो 2 नंबर की बात है। हाँ, तो ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कैलकुलेशन खुद कर लेना। आप देख रहे हो कि लिखने में कुछ दिक्कत हो रही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 10, 12, 14, 16, 18 का मध्य क्या होगा। तो देखिए मध्य निकालने का 2 ट्रिक होता है। पहला तो एक फार्मूला होता है मध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सारे टोटल को जोड़ के और जितनी संख्या उससे भाग दिया जाता है। तो एक ये मेथड हो गया विद फार्मूला। एक और मेथड होता है, जैसे दिया हुआ है 10, 12, 14, 16, 18। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान देना कि अगर ऐसा जो अंतराल दिया हो, यानी इसका अंतर देखो 10 और 12 में 2 का अंतर, 12 और 14 में 2 का अंतर, 14 और 16 में 2 का अंतर, 16 और 18 में 2 का अंतर, जब अंतर समान हो
तो हमारा जो माध्य होता है वो बीच वाला होता है, यानी 1 2 3, इधर से 3 नंबर पे 16 है, 1 2 3, यानी बीच में जो है ये 14, यानी इसका जो माध्य हो जाएगा 14, 14 राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप टोटल को एक बार ऐड कर लो। देखो मैं बताता हूँ आपको, 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18, और टोटल संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5, यानी 5 से भाग, जो मैंने पहले बताया था फॉर्मूला, प्रक्षणों की योग बटा प्रक्षणों की कुल संख्या। तो सबको ऐड करूंगा, 8 6 14, 14 6 18, 2 20 की जीरो हाथ में 2, 1 2 3 4 5 तो 7, 70 बटा 5। अब 5 से इसमें भाग देंगे यानी 14। देखो आप ये सारे को ऐड करके फिर उतनी कुल संख्या से भाग देने के पर भी 14 आया। और एक जो मैंने आपको बताया अंतराल चेक करके, अगर अंतर समान हो तो बीच वाली संख्या जो है हमारा माध्य हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि 5 संख्या है तो बीच वाली होगी, अगर वहीं पे 6 संख्या रहता, मान के चलो क्वेश्चन में अगर पूछ देता, तो जैसा कि क्वेश्चन में 5 डिजिट था तो मैंने डायरेक्ट काउंट करके और बीच वाली संख्या को सही आंसर मान लिया। पर ऐसे में क्या होता है कि 6 डिजिट दिया जाए, जैसे कि आप देख लो, देखो जैसे कि 6 डिजिट में देख लो आप, 10 12 14 16 18 20, यानी मैंने 5 संख्या के अलावा एक तीसरा यानी 6 कर दिया। और ऐसी संख्या में अगर माध्य पूछे तो देखो सबसे पहले तो अंतर समान है, 10 में 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, तो इसमें भी मैंने जो मेथड आपको बताया कि बीच वाली संख्या आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3, इधर से 14 नंबर 3 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3, इधर से 16 जो है 3 नंबर पे आ रहा है। तो अब इसमें से दोनों में से सही आंसर क्या होगा, दोनों तो हो नहीं सकता। तो इसी में क्या करते हैं, दोनों संख्या को ऐड कर लेते हैं, यानी 14 प्लस 16 और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 14 और 16 हो जाएगा 30 बटा 2, तो यानी 15, हमारा बीच वाला संख्या जो हो जाएगा यानी 15 इसका सही माध्य हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, जो एक बहुत ईजी पूछा गया है, पर बंदे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं कर पाते हैं स्ट्रेस के चक्कर या फिर टाइम कमी होने के कारण। तो देखो इसमें क्वेश्चन में किया क्या है, 31 7 15 13 19 19 13, फिर डॉट 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 में अगली संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन ईजी है, इसमें किया क्या है कि देखो आप, किया क्या है, 31 7 15 13 19 19 13, तो इसमें एक डिजिट छोड़ के देखा, यानी 7 6 13, 13 6 19, 19 में अगली संख्या, यानी ऑप्शन देख लो, इसमें 7 6 13, 13 6 19, 19 6 25, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा। आप देख रहे हो क्वेश्चन बहुत ईजी है, पर डिजिट बीच में घुसा के या फिर डाल के जो है इसको थोड़ा हार्ड कर दिया, या हार्ड नहीं कर दिया, कन्फ्यूजन के लिए बंदे को परेशान कर दिया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, जो कि बहुत ही ईजी है पर बहुत ही भी आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट से, कहा कि ज़्यादातर एग्जाम में अभी तक मैंने देखा है कि जितने भी एरो में एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन डाल ही दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक बहुभुज के 44 विकर्ण है, तो इसके भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए एक फार्मूला आप नोट कर लो, बिकॉज यहाँ पे 44 दे रखा है, तो कहीं 42 कर देगा, 48 कर देगा, 45 कर देगा, 49 कर देगा, 15 कर देगा, 12 कर देगा। तो इसके लिए आप फार्मूला नोट कर लो कि बहुभुज का विकर्ण बराबर जो होता है n इंटू एन माइनस 3/2। ये फार्मूला आप जरूर नोट कर लेना, कहे कि इससे आपके एक क्वेश्चन बनेंगे, यानी बनेंगे किसी न किसी एग्जाम में। आप बहुत सारे यारों से बंदे जो वीडियो देखेंगे तो किसी न किसी यारों में एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं विथ फार्मूला। मैंने क्या फार्मूला बताया, n इंटू एन माइनस 3/2 बराबर वो विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या कितना होगी 44। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका भी साथ में गुना करते चलते हैं, कि स्टेप ज़्यादा ना हो। तो एन का गुना एन से करेंगे तो एन स्क्वायर, माइनस 3 का गुना एन से करेंगे 3n बराबर 44 दूना 88। तो एन स्क्वायर माइनस 3n, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाए बराबर 0। तो अब ये बनेगा गुणनखंड मेथड पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट वाले डिजिट यानी 88 का एलसीएम करते हैं, 2 से 44, 2 से 22, 2 से 11। अब इसमें गुना भाग जोड़ घटाव करके कुछ भी हमारा बीच वाला संख्या यानी माइनस का 3n लाना होता है। तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी 11 में से जो है हम 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 3n आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, एन स्क्वायर माइनस का 11n प्लस का 8n माइनस 88 बराबर 0। ये मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आप ये खुद सॉल्व करना लास्ट तक, और मैं बस बता रहा हूँ, आप देख लेना। तो आप देखो कि -11 + 8, यानी -11 में से 8 + 8 जाएगा तो माइनस का 3n बच जाएगा। तो इसमें और इसमें आप कॉमन देखेंगे, तो n कॉमन लिए तो n माइनस 11 बच गया, प्लस इसमें से 8 और 11 में 8 कॉमन है, तो इसमें बच गया n माइनस 11, यानी ये बीच वाला डिजिट हमेशा समान आना चाहिए। तो अब देखो, अब लिखेंगे n माइनस n + 8 और एक हो गया n माइनस 11। तो यहाँ पे आ गया एक n माइनस 8, एक आ गया n माइनस 11 बराबर 0। तब इसको n + 8 आया था, सॉरी। तो n + 8 को जब आप 0 के बराबर करेंगे तो n बराबर उधर जाके माइनस हो जाएगा -8, जो कि मान्य नहीं होगा। और एक ये जब इसको देखेंगे n माइनस 11 बराबर 0, तो n इधर -11 में, मतलब n 11 इधर माइनस उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी 11 हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
मैं जो बोला हूँ आप क्या करना ना, खुद से सॉल्व करना, बिकॉज सॉल्व तो मैंने भी किया है पर इसमें ठीक से कहीं लिख नहीं पाया हूँ प्लस माइनस या कुछ भी। तो आप मेरी बातों को सुन के सॉल्व कर लेना, या फिर आप खुद से कैलकुलेशन कर लेना, गुणनखंड निकाल लेना। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी 11 आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। ये भी क्वेश्चन देख लो आप, कितना ही पूरा सेट ही ईजी डाला गया था, इसी चक्कर में बंदे छट गए थे मेरिट से छोटी छोटी गलती के कारण। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उनका योग ज्ञात करें। यानी दो संख्याओं का अंतर, मान लो आप दो संख्याओं की, एक एक्स और एक वाई, यानी एक्स माइनस वाई का अंतर जो है 2 है, और उनके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 28 है। तो बोल रहा है उनका योग ज्ञात करें, यानी एक्स प्लस वाई बराबर वाट। तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहीं पर मैं फॉर्मूला यूज करूँगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 28। तो यहाँ पे देखो आप एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना रखा है, 2 बराबर 28, यानी एक्स प्लस वाई इधर गुना में उधर जाके भाग में, यानी 14। यानी जो हमारा क्वेश्चन पूछा था एक्स प्लस वाई का वैल्यू, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमारा आ जाएगा 14, ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आप कैलकुलेशन मेरी बातों को सुन के कर लेना, या फिर आपको समझ में आ रहा होगा तो कर लेना, क्योंकि देख रहे हो आप जगह ना रहने के कारण मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, जिससे पूछा गया एराइज शब्दों के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी इसको हम कितनी बार लिख के जो है कितनी संख्या जो है बनाया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें जो एराइज पूछ दिया तो किसी में सिंबल पूछ देगा, किसी में राइट पूछेगा, यानी कोई भी लेटर लिख देगा और उससे पूछेगा कि आप इसके कितनी बार व्यवस्थित कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे एराइज में जो है ARISE टोटल जो है पाँच पाँच संख्या है, किसी में 6, किसी में, तो ऐसे क्वेश्चन को हम फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल मेथड यूज करता है। और आप अब पूछो कि फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे पूछ दिया कि फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, तो फैक्टोरियल 5 का मान जो हमेशा घटाकर जो हम इसको हम 1 तक लाते हैं, यानी 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी 5 का 20 या 7 दुना 120। तो यहाँ पे देखो आप ARISE एराइज में टोटल 5 संख्या, तो 5 फैक्टोरियल 5, तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 5 का 20 या 4 दुना 120, यानी हम जो है इससे 120 बना सकते हैं। चलो ये तो आपको समझ में आ गया। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे सिंबल, जैसे यहाँ पे पूछ दिया, जैसे यहाँ पे पूछ दिया क्या, सिंबल SYMBOLL या फिर कुछ भी, तो इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो फैक्टोरियल 7 का मान हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो सबको जब हम गुना करेंगे तो जो हमारी गुणनफल आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, या फिर मैं कोई कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी में गलत कर दिया हूँ तो आप ज़रूर बताना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, जो हमारे मैथ का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है एक बस 30 घंटे में 2400 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बस की चाल क्या है। आप देख सकते हो इतना इजी, इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में। तो हम लोग ने पढ़ रखा है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पे हमारा जो है टोटल दूरी हो गया 2400 किलोमीटर, और समय जो हो गया हमारा 30 घंटे, यानी 30 से इसमें भाग देंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी जो है बस की चाल हो जाएगी। तो फाइनली हमारे जीके के 15 क्वेश्चन, जीएस के 15 क्वेश्चन और मैथ के 15 क्वेश्चन, यानी टोटल 45 क्वेश्चन खत्म हुए। अब चलते हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसमें रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है रीजनिंग का हमारा, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित श्रेणी को पूरा करें। तो इसमें क्या है A B D.K.P। तो इसमें जो हम इसका वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे ए जो है इसका पोजीशन वैल्यू 1 है, बी का 2, डी का 4, के का 11 और पी का 16। तो यहाँ किया क्या है, एक में 1 जोड़ दिया है तो 2 हो गया, 2 में 2 जोड़ दिया है, उसके बाद 4 में 3 जोड़ देगा, 3 में फिर 4 जोड़ देगा, यानी 4 में जब 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 किसका पोजीशन वैल्यू होता है, तो ये जी का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है यदि किसी भाषा कोड में अवैक को या फिर इतना को इतना लिखा जाता है तो फ्रेंड्स को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, WAKE को जो है ZVZJD लिखा गया है। इसमें क्या किया है ना, इसमें और इसमें एक माइनस कर दिया है, इसमें भी माइनस कर दिया है, इसमें -1 कर दिया, -1 कर दिया, -1 कर दिया है। देख लो, ए में से 1 माइनस करेंगे तो जेड आएगा, W में से -1 करेंगे तो भी आएगा, ए में से फिर -1 करेंगे जेड आएगा, के में से 1 माइनस करेंगे तो जे आएगा, और डी में से -1 करेंगे तो डी आएगा। इसी प्रकार हम फ्रेंड्स का देखते हैं।
फ्रेंड्स का क्या बोलता है, FRIEND, फ्रेंड है। F में से एक माइनस करेंगे तो E, R में से एक माइनस करेंगे तो Q, I में से माइनस करेंगे तो H, E में से एक माइनस करेंगे तो D, N में से एक माइनस करेंगे तो M, और D में से एक माइनस करेंगे तो C। EQHDMC ऑप्शन नंबर हमारा D राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। निम्न में से विषम का चुनाव करो। एक विषम चुनने वाले क्वेश्चन 101% एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखिए ऑप्शन क्या है, नाई, बढ़ई, लोहार, दर्जी। नाई, बढ़ई, लोहार, दर्जी, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो विषम शब्द जैसे देख, नाई, बढ़ई, लोहार, दर्जी, तो इसमें सबसे विषम जो हो जाएगा हमारा नाई हो जाएगा, क्योंकि बाकी ये तीनों जो है अपना काम करने के लिए कच्चा पदार्थ का यूज, कच्चा माल का यूज करता है, बल्कि नाई जो है नहीं यूज करता है। अब हमारे सेट का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन जो है, या फिर बोले तो रीजनिंग का सेकंड का लास्ट क्वेश्चन 49। ये क्वेश्चन देख लो आप कितना मज़ेदार है या फिर कितना इजी है। बस क्वेश्चन का थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप सोल्यूशन कर लोगे। जैसे देखो 5 गुने 3 बराबर 51, 5 गुने 5 बराबर 52, 8 गुने 7 बराबर 65, तो 5 गुने 9 बराबर क्या होगा? तो देखो उसमें क्या है, 5 का गुना 3 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15, और 15 को पलट के क्या लिख दिया है। इसी प्रकार 5 से गुना 5 से करेंगे तो 25 आएगा, जो 25 को पलट कर 52 लिख दिया है। 8 का गुना 7 से करेंगे तो 56 आएगा, जिसको पलट कर 65 लिख दिया है। इसी प्रकार जब हम 5 का गुना 9 से करेंगे तो 45 आएगा, और इसको पलटेंगे जब हम तो 54 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 54 जो है ऑप्शन नंबर सी में हमारा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे ईजी क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसमें क्या बोल रहा है, 5:124 समानुपात 6:8। तो ऐसे क्वेश्चन में जो है इसका संबंध इससे रहता है और इसका संबंध इससे पूछता है। तो अब 5 से जो है गुना भाग या स्क्वायर कुछ भी करके 124 लाना है, या फिर लाया गया है। उसी प्रकार 6 का करके इतना लाना पड़ेगा। जैसे क्या किया यहाँ पे, 5 का क्यू कर दिया है और उसमें से एक माइनस कर दिया, यानी 25 में से 125 माइनस 1 तो 124। उसी प्रकार 6 का क्यू जब हम करेंगे तो आ जाएगा 216, और 216 में से एक माइनस करेंगे तो 215। 215 कितने नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख लिया कि पेपर कितना ही ईजी पूछा गया था। तो आप अपना लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर कुछ लिखने में मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट करके बता देना, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।